हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इससे पहले हम समझते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन। मोशन के दौरान किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट आता है उसे ही हम मोमेंटम कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखिए, इसको हम जनरली P से डिनोट करते हैं। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। यही तो हुआ, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही कहलाता है मोमेंटम। तो P इज इक्वल टू mv। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में मास m है और उसकी वेलोसिटी v है, मतलब v वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, तो उसमें जो मोमेंटम आएगा उसको हम दोनों के प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होगी और उसमें मोमेंटम भी क्या आ जाएगा? मास तो कुछ ना कुछ होगा इनटू जीरो, क्योंकि वेलोसिटी अगर जीरो है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल सकते हैं। नॉर्मली मोमेंटम हमें बताता क्या है? मोमेंटम हमें बताता है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अगर जाके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा, कोलाइड करेगा, तो उस पर कितना ज्यादा इफेक्ट अपना डालेगा या कितनी ज्यादा उसे चोट करेगा, ये हमें बताता है मोमेंटम। मोमेंटम नॉर्मली दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी। कैसे? मोमेंटम इज, देखिए मोमेंटम ऊपर है तो मास और वेलोसिटी भी ऊपर है, इनके प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है? कैसे? मान लिया कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी के सर के ऊपर ऐसे गिराऊं हल्के से, या इससे भी हल्का एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, ये दिख रहा है आपको, ये ऑब्जेक्ट जो कि पेन की कैप है, इसको मैं अगर किसी के सर के ऊपर जाकर ऐसे धीरे से गिराऊं तो क्या होगा? उसे चोट लगेगा क्या? हो सकता है उसे चोट ना लगे, या अगर लगा भी तो बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर चोट लगेगा। क्यों? बिकॉज मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। इस ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, जिससे उसका मोमेंटम भी कम होगा और उसे चोट नहीं लगेगा। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट की जगह मैं क्या करूं, एक भारी सा कोई ऑब्जेक्ट ले लूं, वो जो डंबल आता नहीं है एक्सरसाइज करने वाला, अगर उसी को मैं किसी व्यक्ति के सर के ऊपर ले जाऊं, ऐसे ड्रॉप कर दूं, छोड़ दूं, तो आप समझ सकते हैं कि उसके सर का क्या हाल होने वाला है। तो वहां पर ऑब्वियसली उसे चोट ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने वेट बढ़ा दिया, उसका मास बढ़ा दिया, मास मैंने ज्यादा कर दिया, जिसके कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा है ना मास के। तो मास ज्यादा होने के कारण उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा और उस व्यक्ति को जिसके ऊपर वो गिराया जा रहा है उसकी हालत खराब हो जाएगी, मतलब कि ज्यादा चोट लगेगी। दूसरी बात, मोमेंटम वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिख रहा है? P is directly proportional to V। यहाँ पर एक और एग्जांपल समझिए। इसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं किसी एक व्यक्ति के ऊपर ऐसे आराम से मारता हूँ, ऐसे फेंक के आराम से हल्के से मैं उसकी तरफ ये ऑब्जेक्ट फेंकता हूँ, तो क्या उसे चोट लगेगा? यहाँ पर भी हो सकता है कि उसे चोट ना लगे, या अगर लगा भी तो बहुत कम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसे। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्ट को मैं वेलोसिटी ज्यादा करके बहुत तेजी से फेंक के मारूं उसे, तो क्या होगा? उसे चोट जरूर लगेगा। उसे चोट क्यों ज्यादा लगा? क्योंकि मैंने इस बार, मास तो वही था, इस बार क्या किया मैंने? वेलोसिटी इंक्रीज कर दी, और जैसे वेलोसिटी इंक्रीज हो गई वैसे इसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा और इस पर ज्यादा चोट करेगा, जिस पर ये ऑब्जेक्ट जाके टकरा रही है। तो उस व्यक्ति को ज्यादा चोट लग सकती है वेलोसिटी भी ज्यादा करने से। तो इस तरह आप समझ सकते हैं मोमेंटम डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड वेलोसिटी। कैसे डिपेंड करती है? इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही रीजन है, एक छोटी सी जो बुलेट होती है गन में लगने वाली, तो एक छोटी सी बुलेट कैसे किसी व्यक्ति की जान तक ले सकती है। इतना ज्यादा वो मोमेंटम के साथ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीड या बहुत ज्यादा वेलोसिटी के साथ फायर की जाती है ना बुलेट, इसलिए उसमें मोमेंटम ज्यादा हो जाता है और जैसे ही जाके वो किसी के कांटेक्ट में आती है वो उसकी जान तक ले सकती है। तो ये रही मोमेंटम। अब समझते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ टू और मोर ऑब्जेक्ट्स in any system are contact with each other or collides with each other, then total momentum after collision is always total momentum before collision। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी सिस्टम में
दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हैं और मूव करने के दौरान अगर वो तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं या एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, टकराते हैं एक दूसरे के, तो उनका टकराने से पहले जितना टोटल मोमेंटम था उतना ही टोटल मोमेंटम टकराने मतलब कोलिजन के बाद भी रहेगा। तो सीधा सीधा वन लाइन में हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट total momentum before collision is always equal to the total momentum after collision on any system। समझ गए होंगे? देखते हैं इसकी प्रूविंग। इसके लिए हमें एक सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें मान लिया कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने A और दूसरा ऑब्जेक्ट B। ये दो ऑब्जेक्ट है किसी एक सिस्टम में मूव कर रहे हैं। इनका मास अगर m1 और m2 है, मतलब जो ऑब्जेक्ट A है उसका मास m1, ऑब्जेक्ट B का मास m2। अगर कुछ इस तरह है और इनकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं, जो m1 वाला मास का ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी u1 और जो B ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है उसकी वेलोसिटी u2 है, तो कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब इनका मोमेंटम हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा? मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट A, ऑब्जेक्ट A का मोमेंटम हम कह सकते हैं कि PA आएगा, PA। और कैसे निकालते हैं मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास m1 और वेलोसिटी u1, तो मास इनटू वेलोसिटी से क्या आ जाएगा? मोमेंटम पहले ऑब्जेक्ट का, और मोमेंटम ऑफ B वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम जो कि हम PB कह रहे हैं वो भी मास इनटू वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तो m2 u2। इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंटम आ गया। अब क्या होगा? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट जाकर एक दूसरे से कोलाइड करें, टकराए, भले ही ये कोलिजन बहुत स्मॉल टाइम t के लिए हो, कुछ ना कुछ टाइम तो होगा ना जिसमें दोनों एक दूसरे को कोलाइड करेंगे। इसी टाइम में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्या होगा? F बराबर हमें पता है ma, फोर्स बराबर ma, किसी ऑब्जेक्ट का मास इनटू उसका एक्सेलरेशन। अब आप लॉ ऑफ मोशन जानते हैं कि जब थर्ड लॉ ऑफ मोशन है कि जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है तो उसी समय दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है और ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जानते होंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर नहीं जानते हैं तो इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एवरी एक्शन फोर्स हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो पहले ऑब्जेक्ट पर फोर्स निकालते हैं, मतलब ए वाला ऑब्जेक्ट जो बी से जाके टकराएगा तो बी पर कितना फोर्स डालेगा, इसको हम F21 कह देते हैं। तो F21 इसमें देखो पहला वाला ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते हैं उसको हम बाद में। ये लिखने का तरीका है। F21 मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट, या कहें कि ये बी वाला ऑब्जेक्ट पर अगर ए वाला फोर्स लगा रहा है तो F21 इसको हमने कहा। तो क्योंकि ए वाला लगा रहा है इसलिए M1A1 आएगा, ठीक है, M1A1 क्योंकि पहला वाला फोर्स लगा रहा है ना। तो इसी को हम निकाल सकते हैं क्या, F21 इज इक्वल टू m तो हो गया मास, और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन नहीं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का जो चेंज हुआ मतलब v1 माइनस u1 अपॉन टाइम, एक छोटा सा मैंने लिया था स्मॉल टाइम t, तो ये हो जाएगा फोर्स पहला वाला, इसको कह देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा वाला पहले वाले पर भी फोर्स लगाएगा, वो कितना होगा F12 इसको कहते हैं क्योंकि 1 पर फोर्स लग रहा है और 2 वाला लगा रहा है। अब कि वो B वाला A वाले पर भी फोर्स लगा रहा है उसी टाइम के लिए, तो इसका आ जाएगा MA से मतलब M2A2 हो जाएगा, सेम उसी तरह, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो M2 तो वैसे ही रहेगा और एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी से v2 माइनस u2 अपॉन टाइम t, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर हमें जरूरत पड़ेगी थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो बाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, दोनों जो फोर्स लग रहा है वो आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एक समय में ही लगाना, दोनों फोर्स आपस में इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो F21 इज इक्वल टू माइनस F12,
दोनों फोर्स आपस में बराबर होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इनकी वैल्यू जरा रख देते हैं, m1 v1 माइनस u1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t। यहां से देखिए टाइम टू टाइम हो जाएगा कैंसिल। इसे आगे मैं इरेज करके ऊपर लिख दे रहा हूं, ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं। यहां पे कितना रहने देते हैं, तो यहां के बाद से देखिए टाइम टू कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2। ये जो माइनस साइन लगा था ये इसीलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है ना, इसलिए। अब और आगे सॉल्व करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई तो है, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, यहां पे अंदर जाएगा तो माइनस m2 v2 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा m2 u2। ठीक है, u और v में फर्क समझ लीजिएगा। तो m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। इस लाइन से सॉल्व करके हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे करें क्या, जो v1 वाले टर्म्स है वो एक साइड कर दें और u1 वाले मतलब v वाले टर्म्स एक साइड और u वाले टर्म्स दूसरी साइड कर देते हैं। जैसे कि m1 v1 यहाँ पे लिखा है, अब इधर v वाला टर्म मतलब ये हम लेके आते हैं माइनस से, प्लस हो जाएगा m2 v2 इक्वल्स ये वाला टर्म दूसरी साइड लेके जाते हैं तो माइनस से बन जाएगा प्लस में m1 u1 प्लस m2 u2। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये सारा टर्म इधर लिखते हैं, ये सारा टर्म इधर, ये भी सही है। या तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये देखिए हमें क्या बता रहा है, m1 u1 क्या था, m1 u1 मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए लेकिन कोलिजन के पहले, बिफोर कोलिजन। वहीं पर m2 u2 क्या था, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी बिफोर कोलिजन। तो इन दोनों को मिला के हम क्या कह सकते हैं, ये पहले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, तो दोनों मिला के हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। यहां से अलग है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इन दोनों का सम जो आ जाएगा वो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये इक्वल है किसके, ये दोनों क्या है, ये दोनों मोमेंटम ही है लेकिन कोलिजन के बाद का। ये पहले ऑब्जेक्ट का और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम लेकिन कोलिजन के बाद का। बाद का कैसे पता चला, इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है, इसलिए ये दोनों का सम आ जाएगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक, तो अब क्या आ गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज की क्लास में बस इतना ही, अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में।